चलो फ़ोन साइलेंट कर लो, एसी का आवाज़ पता पहले। इन्होंने अजय देवगन को चाकू मार रखा है। वरुण धवन को बार डांट रखा है। फरदीन खान क्यों आ रहा हूँ मैं शाहिद कपूर की जगह पे। रोल साउंड, रोल कैम एंड एक्शन। वेलकम टू माय पॉडकास्ट अभिषेक पाली टॉक्स, जहाँ मैं आपको अपनी एड फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिलवाता हूँ, उनकी जर्नी और एक्सपीरियंस शेयर कराता हूँ। आज के जो मेरे गेस्ट हैं बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर हैं। मतलब इनके बारे में अगर बताना चाहूँ, इन्होंने अजय देवगन को चाकू मार रखा है, वरुण धवन को डांट लगा रखी है, शाहिद कपूर से 10 लाख रुपए ले रखे हैं, और तो और मिस्टर बच्चन इनसे साइन मांगते हैं। बताओ, इस तरह के तो करेक्टर हैं। एक्चुअली करेक्टर नहीं, ये बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और ये सब सीन्स इन्होंने इन सब एक्टर्स के साथ परफॉर्म किए हुए हैं। आइए आज मिलते हैं इन एक्टर से, जो कि बहुत उम्दा एक्टर हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर रखा है। आज इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, सारी इंस्पिरेशन लेनी है। मिस्टर लोकेश मित्तल, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कैसे हैं थैंक यू सर? अभिषेक, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा हूँ सर, सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है जी। कि आपने अजय देवगन को चाकू मारने की हिम्मत कैसे करी? देखिए, कैरेक्टर था तो मार दिया चाकू, क्या कर सकते हैं। नहीं, बाद में फिर गला भी दबाना पड़ा। हाँ, तो फिर मरना भी तो पड़ा ना। हाँ। फिर उन्होंने मार भी दिया फिल्म में, ऐसा हो गया। जब आपको कोई कैरेक्टर दिया जाता है तो उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वही था, तो मरना था, उसमें मर गए। मुझे बताइए, वैसे सबसे पहले मेरे को जनरली मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ सब लोगों से कि आप अपने आप को कितना ब्लेस्ड समझते हो टू बी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री? देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि ब्लेस्ड मैं इसलिए हूँ कि मैं इंडस्ट्री में हूँ, ये वजह नहीं है। वजह ये है कि जितने भी दुनिया में लोग हैं और जिनको कोई भी आर्ट मिला है करने के लिए, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, एक्टिंग हो, या और किसी भी तरह का आर्ट, मैं आर्ट की बात कर रहा हूँ, जिसको भी आर्ट मिला है ना, वो ब्लेस्ड है। फ़र्क उससे नहीं पड़ता कि आप कम काम करते हो, ज़्यादा काम करते हो। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप ब्लेस्ड हो, आपको ये आर्ट ऊपर वाले ने दिया है। तो हाँ, मैं ब्लेस्ड तो हूँ कि मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको वो मौका नहीं मिलता, वो चांस नहीं मिलते। तो मुझे भी धीरे धीरे चांस मिलना शुरू हुआ, फिर थोड़े रोल्स बड़े हुए, फिर हम शुरुआत वैसे ही थी, छोटे छोटे सीन से शुरुआत हुई है, लेकिन ठीक है, अब काम मिल रहा है तो कर रहे हैं। वैसे बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। मतलब आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आप किसी एक्टर को देख के इंस्पायर हुए, या आपने थिएटर स्टार्ट किया, या आपको कैसा लगा कि मुझे एक्टर बनना है? शुरुआत तो ऐसी हुई थी, जैसे मैं स्कूल में था तो मुझे डांस का काफ़ी शौक था और डांसिंग से स्टार्टिंग हुई, फिर ग्रुप बनाया गया, डांस में मैं जाता था। मैंने मतलब सोनू निगम के साथ भी परफॉर्म किया है एक ग्रुप बना के, तो उस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई थी। बट इवेंचुअली धीरे धीरे मेरा शिफ्ट होता गया फोकस, बिकॉज मेरे एक्सप्रेशंस थोड़े अच्छे थे डांसिंग में, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तो डांसिंग में क्या करेगा, थोड़ी एक्टिंग ट्राई कर ले। तो एक्टिंग में इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं मतलब मंडी हाउस थिएटर में ज्वाइन करना था मुझे कुछ, तो फिर एक यूथ क्लब है, रशियन आर्ट एंड कल्चर सेंटर, वहाँ से शुरुआत की। फिर वहाँ से और ग्रुप्स में जाना भी हुआ, फ्रीलांस काम करना था। श्री राम सेंटर भी ट्राई किया, बट मेरा एडमिशन नहीं हो पाया किसी वजह से। जो ये SRCC रिपेटरी होता हाँ है? जी, हाँ जी। तो SRCC में ज्वाइन करने वाला था, मतलब मैंने फॉर्म वॉर्म भर दिया, बट नहीं हुआ। फिर मैंने नट सम्राट, एक वहाँ पर ग्रुप, श्याम कुमार, फरीद अहमद, उनके साथ काम किया। फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई। इन द मीन वाइल, जब दूरदर्शन के लिए, क्योंकि दिल्ली में काम होता है, तो मैं ऑडिशंस दे रहा था, और फिर वहाँ से मेरे को पहला सीरियल मिला स्कूल डेज, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई टीवी की। अच्छा। और फिर दूरदर्शन के लिए काम करना, फिर व्यूज़, फिर ऑडियो भी किया। तो क्योंकि आप इस जर्नी में आते हो, एज एन एक्टर काम कर रहे हो, तो होता नहीं है कि आपको मौका मिलता जाए और आप काम करते जाओ, तो धीरे धीरे जो जो आता जा रहा था मैं करता जा रहा था, तो वैसा था। और ये जर्नी फिर स्टार्ट हो गई और चलने लग गई, और ये जर्नी मेरी कुछ रही 2006 तक। बट 2006 के बाद एकदम पैक हो गया मुझे। मतलब सोचा था मैंने कि बॉम्बे जाऊंगा, कुछ करूंगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। और फिर यहाँ पर रह के फिर मैंने अपने फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन किया, और 10 साल में बिजनेस ही कर रहा था। ओह अच्छा, तो ये सेकंड पारी है? जी, सेकेंड इनिंग कह सकते हो। 2014 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, और उसके बाद चीज़ें कुछ ठीक नहीं जा रही थी, और बिज़नेस भी गड़बड़ा गया था। तो वो बिज़नेस बंद हो गया। फिर बिज़नेस बंद हो गया तो पैसे नहीं थे काम करने के लिए, तो वो शुरुआत कहीं ना कहीं से वापस करनी थी। तो फिर
काम ढूंढ रहा था मैं, और 10 साल जो आदमी 10 साल बिजनेस कर लेता है तो वैसे ही कोई जॉब नहीं कर सकता। हालांकि मैं जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा था उस दौरान, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं तो आया। आप ये कह रहे हो जो आपने पहले एक्टिंग करी जी, आपने कुछ काम किया जी, और 10 साल आपने कुछ भी नहीं किया। जी। ओहो, ये तो मतलब ऐसा हो गया कि आपने जैसे होता नहीं टैलेंट छोड़ के वापस नौकरी में जा रहे हैं 9 to 5 की जॉब के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल, या बिजनेस भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल वैसे ही। मतलब इवन मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको मैं टीवी में, फिल्म्स में देख रहा था उस दौरान, और अच्छा। मैं देखता था कि, और मैं और लोगों को बताता था कि अरे ये मेरा दोस्त है, ओह, अरे भाई मैं इसको जानता हूँ, भाई ये इसको देखा है। तो उस टाइम पे तो ऐसे ही चल रहा था। करेक्ट। पर होता ना कि आपके सितारे फेवर में नहीं होते, हाँ, तो हाँ। आप छोड़ के निकल गए थे। तो मैं तो अलग जर्नी पे था, मुझे वापस, मुझे लग रहा है मैं शायद करता भी नहीं, मतलब वो चांस भी नहीं था कि मैं वापस आके काम करूँगा। बट वो जब बिजनेस पूरा जब वाइंड अप हुआ, तो उसके बाद जब कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो इन द मीन वाइल मेरी वाइफ, और थोड़ा डिप्रेशन भी हो गया था मुझे, डॉक्टर से भी मिला, सब चीज़ें हो गई। फिर मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि यार तुम जो काम तुम्हें आता है तुम एक बार ट्राई करो, वही करो, तो ट्राई करके देखो, शायद चीज़ें बदल जाए। तो वहाँ से फिर वो लगा कि मुझे करना चाहिए, और थोड़ा सा स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ऑडिशन क्रैक हो गया। अच्छा, और आपको यकीन नहीं होगा, फर्स्ट जो मेरा ऐड था वो मैंने तेलुगु में किया था। अच्छा। అదే నా చివరి కొరుకుందా గజ దొంగకు కూడా మనసుంటుంది। मतलब गाली तो नहीं बगी ना? नहीं, गाली कोई नहीं थी। गाली कोई नहीं थी इसमें। वो लाइंस इस तरीके की थी कि मुझे इस तरह से परफॉर्म करना था। और उस ऐड की एक खास बात बता देता हूँ आपको, वो फर्स्ट ऐड थी तृप्ति डिमरी की भी। अच्छा, हाँ। ओ भाई साहब, तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब ये एक्टर्स के हनी सिंह हो आप। अरे नहीं, ऐसा कमबैक मारा ना यार, मतलब वो कमबैक था, लेकिन वो कमबैक, वो फर्स्ट ऐड मेरी अलग सी थी। बट हाँ, वहाँ से फिर शुरुआत हुई, और फिर वो धीरे धीरे ऑडिशंस देने शुरू किए दिल्ली में, और बॉम्बे के लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी। फिर ग्रुप्स होते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, फेसबुक पे गए, वो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स आ रही है, फिर एक्टिव होना शुरू किया कि हाँ मुझे करना है करके। और फिर, और आप यकीन ना करें, पहले महीने में जब मेरा फर्स्ट मंथ था, तो मैंने बैक टू बैक 3 एड्स की थी। फर्स्ट मंथ में जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया। अच्छा। तो और ये बैंग ऑन था कि आप इतने साल बाद वापस आते हो, और पहली ऐड के लिए आप ऑडिशन देते हो, और वो क्रैक हो जाता है। करेक्ट। हालांकि मुझे डायरेक्टर ने मना कर दिया था कि आपके मतलब का रोल नहीं है। अच्छा। बट वो खुश हो गए। तो अभी जब मैंने ऑडिशन दिया तो फिर वो डन हो गया चीज़। अभी जब इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, या जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई और प्रोजेक्ट्स करते रहे आप, तब आपको कब लगा कि यार अब एक्टर बन गया हूँ मैं? मतलब किस प्रोजेक्ट पे लगा है, किस मूवमेंट पे लगा? देखो, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी एक्टर के लिए। मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ, आप किसी भी एक्टर से बात करोगे ना, जब आप पूछोगे उससे, तो उसका जवाब यही होगा कि मैं अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि जब आप और लोगों को काम करते हुए देखते हो, तो आप महसूस करते हो कि कुछ कमियां हैं आप में अभी। करेक्ट। आप अभी पूरे नहीं हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो। जैसे जो अगर मैं क्योंकि जब मेरी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैं गोविंदा से बहुत इंस्पायर्ड था, और वो 90s की बात मैं कर रहा हूँ, 90s और 2000 के बीच, मिड की। तो उस टाइम पे उनको काफ़ी देखा मैंने, तो उनका जो एक्टिंग पैटर्न था, तो वो नॉच ऊपर होता था। तो मेरी एक्टिंग का पैटर्न भी वैसे ही था। बट धीरे धीरे जब OTT स्टार्ट हुआ, जब YouTube स्टार्ट हुआ, तब और लोगों ने इन किया, और फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं ये चीज़ें गलत हो रही हैं, अभी ये इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नेचुरल चाहिए। अब चीज़ें बदल गई है, अब लोगों को वो चाहिए जो आप जैसे बात करते हो वैसे ही वो दिखना चाहते हैं। उसमें कहीं किसी कैरेक्टर के लिए बात हो सकती है कि जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपको करना भी पड़ेगा। जो रेगुलर चीज़ें हम देख रहे हैं अभी भी जो OTT पे चल रही है, वो ऐसी ही हैं। तो फिर वो वहाँ से वो पिक करना शुरू किया कि हाँ यार, अभी ये फोकस चेंज करना पड़ेगा, नहीं यार ऐसा करना पड़ेगा, ये थोड़ा बेटर नहीं हो रहा, या ऑडिशन आपके क्रैक नहीं हो रहे, या आपको काम नहीं आ रहा, या कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है। करेक्ट। तो आप अपनी ही गलतियों से सीख रहे हो कि अच्छा शायद ये गड़बड़ हो गई, इसलिए को अच्छा नहीं लगा होगा, या मेरे में ये कमी है। आप दोष अपने आप को दोगे जब तक तो आप खुश हो। करेक्ट। और आपने जब दोष दूसरों को देना शुरू कर दिया, तो फिर आप फंस जाओगे। फिर आप क्या करोगे, अरे ऑडिशन क्या देने का फायदा कुछ नहीं है, होना तो है नहीं। तो फिर वो दूसरों को दोष चला गया। करेक्ट।
आप अगर जब तक अपने आप को दे रहे हो तब तक आप सीख रहे हो, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बाकी तो एक्टिंग का मतलब क्या है आपकी लाइफ में अभी? मेरी लाइफ में मुझे याद है जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया था, मेरी वाइफ को मैंने बस एक लाइन ये बोली थी कि यार देखो, अगर मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो मैं वापस कुछ और नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट, या वापस छोड़ नहीं पाऊंगा। मतलब होता है कि आप कुछ और काम कर लोगे या कुछ चीज़ें हो जाएंगी, वैसा कुछ होगा, बट वैसा हुआ नहीं। और हाँ, अब ये एक लाइफ का हिस्सा है और इसमें अब डेवलपमेंट्स हो रही है आगे भी। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ बीच में, प्रॉब्ली अब शायद लोग शायद कोच के लिए भी बुला रहे हैं, तो nice, वैसा भी कुछ होने वाला है। तो वो भी अभी अपडेट्स नहीं है उसकी प्रॉपरली, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ऐसा भी चल रहा है कि इस पे भी बातचीत है अभी आगे, तो वो भी होगा। और इससे जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से अब तो ये तो लाइफ का हिस्सा बन चुका है पूरा। बहुत बढ़िया। सर, आपका सेट पे जाने से पहले कुछ होता है, कोई गोल्डन रूल या कुछ पूजा करना या कुछ होता है अपना? सेट पे जाने से पहले मैं डेफिनेटली मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी माइंड सब थोड़ा रिलैक्स में आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सेट पे होते हो तो काफ़ी क्योस्क होता है शॉट से पहले, क्योंकि जितना कुछ हम देखते हैं स्क्रीन पे उसके पीछे जितना हो रहा है, जैसे अभी ये सब बैठे हैं तो वो ज़्यादा अलग ही मामला है। तो उससे आप थोड़ा काम रहें, कूल रहें, क्योंकि आपका काम है कैमरे पे दिखने का। तो जितना आप कूल दिखोगे, जितना सही दिखोगे, उतना ही बेटर है, क्योंकि बाकी लोग सब कैमरे के पीछे हैं लेकिन आप कैमरे के आगे हो। तो उस वक्त आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हाँ, वो जो गोल्डन रूल वाली बात आप कह रहे हो, तो मैं पूजा भी करता हूँ और हाथ भी जोड़ता हूँ। कैमरे के भी ऐसे होता है, जो हमारे एक रिचुअल है कि हम जाते हैं, गणेश जी की पूजा होती है, तो आपको सब पता ही है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें पूरा साथ होता है अपना। तो गोल्डन रूल यही है। और अभी एक कुछ टाइम से होने लगा है कि जैसे मैं जा रहा होता हूँ तो अपनी वाइफ को या घर पे बता देता हूँ कि आई एम गोइंग शॉट पे जा रहा हूँ मैं। तो वो शायद अभी बन गया है अभी। करेक्ट। तो वैसा कुछ स्पेशल अगर आप कुछ कहोगे तो वैसा कुछ कोई गोल्डन रूल नहीं, बट अभी ये बाय डिफॉल्ट एक रूल सेट हो गया। रूल सेट हो गया, हाँ, कि ये रहेगा, इतना तो चलेगा। और मतलब आप एक सीनियर एक्टर भी कह सकता हूँ मैं आपको, और अगर किसी यंग एक्टर को आप अगर कुछ एथिक्स या कुछ रूल्स या कुछ बिहेवियर ऑफ सेट बताना चाहो तो क्या होंगे वो? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मतलब अगर कुछ लोग जो नए हैं वो देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आपका बिहेवियर ही आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि कई बार जो नए यंग जो एक्टर्स हैं, अपकमिंग एक्टर्स हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया, तो कई बार उन लोगों का ना वो थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाता है थोड़ा सा काम करने के बाद भी। अगर वो बिहेवियर चेंज करेंगे तो आगे उनको काम मिलना बंद हो जाएगा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि एक्टर थोड़ा 19-20 होगा, लोग चला लेंगे कि एक्टिंग तो करा लेंगे, डायरेक्टर एक्टिंग करा लेगा। लेकिन अगर आप इंसान 19-20 हो तो फिर कोई नहीं आपको लेना चाहता, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, कोई आपके आसपास नहीं भटकना चाहता। क्यों? क्योंकि आपकी नेचर वैसी नहीं है। तो मैं मैं नहीं कहूँगा कि आप बनावटी बनो, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी ज़रूरत है कि आप सही रहो लोगों के साथ, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे आपके को एक्टर्स हों, चाहे आपके स्पॉट बॉय हों, आपके टीम मेंबर्स हो, क्रू में तो खैर आपको बिल्कुल ही ऐसे रहना चाहिए कि आपके घर के लोग हैं और वो सब आप ही के लिए काम कर रहे हैं। करेक्ट। आप इसको समझो, फ्रेम में तो इन दी एंड आप ही दिख रहे हो, वो आप ऑब्वियसली। और वो जो सब काम कर, मेकअप टीम है, सब ये सब आप ही के लिए तो लगे हुए हैं, और आप ही उनके साथ अगर ऐसा करोगे तो उनके काम पे भी इफेक्ट आएगा और आपके काम पे भी इफेक्ट आएगा कि आपको वो काम आगे से उतना लोग आपको नहीं चाहेंगे। करेक्ट। मतलब वो नेगेटिव वाइब कोई पसंद नहीं करता ना। करेक्टली, कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि नेगेटिव लोग आसपास रहें। कौन चाहता है? मतलब एक गलत और सही की पहचान होनी चाहिए बस। और वो जरूरी है कि हाँ, आपको कोई हरास ना करे, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई दबाए ना, ऐसी चीज़ें नहीं हो। बट आप जिससे भी मिलो, हंस के मिलो, खुशी से मिलो और अच्छे से बात करो यार, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि एक लाइन थी कि जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो बहुत लोग गिराने की कोशिश करते हैं।
है ना। तो मेरे को इस कंटेक्स्ट में पूछना है कि जैसे जब हम दिल्ली से काम करते हैं, दिल्ली में आपने अच्छा काम किया, एक फेस बने, ठीक है, फिर आप मुंबई के प्रोजेक्ट्स भी करने लग गए, वहाँ भी फेस बने, बट आपको लगता था कभी सेट पर एक टैग जैसे लगता है कि दिल्ली से आर्टिस्ट है या दिल्ली का आर्टिस्ट है, तो आप मुंबई काम करने जा रहे हो या मुंबई में रह के भी काम कर रहे हो, तो कुछ डिफरेंस लगता था आपको, या लोगों का बिहेवियर होता था सेट पे डिफरेंट, आपको लगता था कि यार ये कुछ ऑकवर्ड सा लगा है मुझे अगर मैं दिल्ली से हूँ, तो ऐसा कभी हुआ है? एज सच अगर मैं बीइंग एन एक्टर बात करूं तो नहीं लगेगा आपको। उसकी वजह ये है कि आप खुद महसूस करोगे। देखिए, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कलकत्ता से। कलकत्ता में फिल्में बननी शुरू हुई, जहाँ से शुरुआत हुई कि फिल्में बन रही हैं, कहानियाँ लिखी जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, आर्ट दिख रहा है, सिनेमा बन रहा है। वहाँ से चीज़ें मुंबई में शिफ्ट हुई। जब मुंबई में आए तो वहाँ का जब बिजनेस बढ़ा फिल्मों का, तो वहाँ लोग बढ़े, और लोग आए और लोग आए, तो काम प्रोफेशनली बेटर होने लगा। करेक्ट। पहले कलकत्ता था, तो कलकत्ता वाले जब मुंबई की तरफ आए तो मुंबई में काम बेटर होने लगा। अब इन द मीन टाइम जब मुंबई में काम चल रहा है, तो जब दिल्ली की तरफ जब रुख करने की बात करी हमने, तो वहाँ पे उतना प्रोफेशनल लोग नहीं पहुँच पाए, उतने उस तरीके से नहीं चीज़ों को कर पा रहे थे, क्योंकि जितना आप प्रोफेशनली आप मुंबई में देखते हो। एक बात, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हाँ, अभी दिल्ली में भी अच्छा काम होने लगा, बिकॉज कि यहाँ भी प्रोफेशनल लोग आ गए जो इस काम को अच्छे से समझते हैं। करेक्ट। सिर्फ शौकिया लोग नहीं है, जो करने वाले लोग हैं वो भी है। हाँ। तो उससे फर्क पड़ने लगा। अब आपने बात की एक्टर्स की, जो आपने, अब आपके वापस उस सवाल पे आता हूँ। तो क्या होता है, जब एज एन एक्टर आप दिल्ली में काम कर चुके हो, आप मुंबई में जाते हो, तो आपको समझ में आने लगता है कि यहाँ जो काम हो रहा है थोड़ा प्रोफेशनली हो रहा है, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, जो टाइम दिया गया उस टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। Correct. आप चीज़ों को मिस नहीं कर सकते, बिहेवियर गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइम है। मान लीजिए हम 6 से 6 की शिफ्ट है, तो 6 से 6 की शिफ्ट है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। आधा पौना घंटा की मैं बफर टाइम नहीं है, वो तो इतना तो हो सकता है, पर ये नहीं कि आपने 6 से 10 बजा दिए, तो वो आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा था, यहाँ नहीं मिल रहा। करेक्ट। तो आपको वो समझना पड़ता है फिर, अच्छा नहीं यार, यहाँ पे आपको ऐसे चलना पड़ेगा, इसी तरीके से काम होता है और यही तरीका है काम का। तो ये महसूस कभी नहीं हुआ। हाँ, उल्टा सीखने को ही कुछ मिला होगा। तो वहाँ पे जिस तरह से आपको रखते हैं एज एन एक्टर, तो आपको ये महसूस नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका काम ही सर्वोपरि है। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। करेक्ट। इवन आपको चाय पानी वो सब आपको ला के देंगे। करेक्ट है ना। काम अगर आपका अच्छा है तो वो सब देख रहे हैं ना कि आप अच्छा काम करते हो, तो वो आपको इज्जत ही देंगे ना। करेक्ट। हाँ, आपका एटीट्यूड तो बहुत ऊपर का है और काम बिल्कुल ज़ीरो है, तो फिर क्या होगा। हाँ, मतलब वो बैलेंस रखना पड़ेगा आपको। तो आपको ये यहाँ से समझना पड़ेगा कि आपकी स्पेस आपको कैसे बनानी है। आपका काम अच्छा है तो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, क्या फ़र्क पड़ता है। करेक्ट। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि मैंने जब एक्टिंग छोड़ी हुई थी बीच में और बिजनेस कर रहा था, तो अपने दोस्तों को बताता था कि यार ये मेरा एक्टर दोस्त है। तो जब, मतलब मैं जनरल लेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बट मेरे को बताओ, जब आपने अगर वैनिटी पे अपना नाम देखा होगा, तब आपकी क्या फील थी? यार भाई मैं दोस्तों से याद कर रहा था, मतलब माइंड में होता है ना अपने आप के लिए कि यार ये किस प्लेटफॉर्म पे आगे एकदम से यार अब मेरा ही को मेरे नाम की वैनिटी मिल रही है, वो क्या फील था? डेफिनेटली अच्छा फील होता है कि आपको वो स्पेस मिला है, कि आपको वो जगह मिली है, कि फिर लगता है कि हाँ, कि शायद आपने अपनी थोड़ी स्पेस बना ली है, कि आपके नाम से भी आपको मिलता है कुछ। पहले तो नहीं होता था। हाँ। पहले तो ऑब्वियसली दिल्ली में तो बहुत 6 जने 7 जने हाँ, एक ही वैनिटी में होते थे, वहीं चेंज कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, वो सब हो ही रहा था। लेकिन फिर वो धीरे धीरे चेंज हुआ, फिर वो 3 लोग हो गए, फिर वो 2 लोग हो गए, अब सिंगल में भी हो गए। तो वो फर्क तो आया है। तो वो मुझे लगता है वो काम का ही फर्क है। आप किसी से मांगने थोड़ी जाते हो। आप कैसे कहोगे किसी को कि यार नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे, मेरे को तो अलग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं आप बोल सकते ना। लेकिन जब आपका काम बोलता है ना, तो वो आपको धीरे धीरे सब मिलने लगता है। ये आपको यहाँ से समझना है। करेक्ट। लोग आपको आके तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ही समझना पड़ेगा कि नहीं, जब आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपको खुद आके देंगे। और आई थिंक मुझे याद है कि शायद एक बार पंकज त्रिपाठी जी
इतने सीनियर एक्टर हैं, तो उन्होंने भी ये बात ऐसी कुछ कही थी कि मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, जो मिलता गया काम के थ्रू, जो आता गया अडेप्ट हो गया, मैं अडोप्ट करता रहा। उन्होंने बहुत देर बाद गाड़ी ली थी, उन्होंने गाड़ी बहुत टाइम बाद ली थी, उन्होंने कहा गया था अरे तुम गाड़ी में आया करो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा। मतलब उन्होंने इतना काम कर लिया, तो उसके बाद ऐसा हुआ था। तो मुझे ऐसा कुछ थोड़ा सा याद है, उनका कुछ इंटरव्यू ऐसे मैं देख रहा था, तो शायद। और मेरे को ये बताइए सर, आपका वो वाला मोमेंट कोई था जिसमें आपने घर में अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके बोला हो कि भाई आज मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा मोमेंट आया कभी? ये वाइफ को आप बता रहे हो जी, बोला कि आज यार इसके साथ काम कर रहा हूँ यार? देखो ये अब सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने जब अमित जी के साथ काम किया था, तो मेरा मतलब मैं बहुत शॉक्ड था अंदर से, क्योंकि मैं ईस्ट दिल्ली में बड़ा हूँ, जमुना पार इसको बोलते हैं, तो मैं वहाँ का लड़का, और फिर मुंबई जाके मैं काम करता हूँ, और फिर उनके सामने बैठ के मैंने उनके साथ एक बार ऐड किया है, एक बार फिल्म की है, उनके साथ सीन किया है। तो मतलब होता है ना कि आपको लगता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हाँ। वैसी वाली स्टोरी थी। तो जब मुझे अभी भी याद है कि जब वो सेट पे आए थे, हम तो मतलब अनचाहे मन से आप खड़े हो जाते हो कि उनको देखना है, शायद खड़े हो जाओ यार कैसे दिखते हैं, कैसे, और उनका ऑरा बहुत तगड़े वाला है भाई, वो पता नहीं कौन सा इत्र लगाते हैं, बहुत खुशबू आती है उनके आसपास आजू बाजू से। और सीन करने में बहुत मज़ा आया था मुझे। और हाँ, उस लम्हे पे मुझे लगा था कि अभी मुझे पूरी दुनिया को मैं बता दूं, मैंने चलो अमित जी के साथ काम किया है यार, मैंने उनके साथ काम किया है भाई। मतलब आप समझो कि जब मैं उनके सामने बैठा था ना, तो मुझे फ्लैशेस आ रहे थे फिल्मों के। मर्द फिल्म दिमाग में आ रही है, वो नसीब फिल्म दिमाग में आ रही है, शराबी फिल्म आ रही है, मतलब जो फिल्में हमने देखी हैं, इतनी सारी फिल्में उनकी, अंदर से वो भी हो रहा है कि आज ये बात कर लूं क्या, वो बात कर लूं पूछ लूं क्या, ऐसा असर मतलब। और लेकिन आप ना बोल ही नहीं पाते हो। अच्छा, और उसके बाद जब सीन की शुरुआत होती है, तो फिर होता है कि, तो मुझे याद है उन्होंने सबसे पहले लाइन बोली थी, तो नमस्ते हुई थी, और उन्होंने कहा कि तो बरखुरदार पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। हमने लाइन पढ़नी शुरू की, और फिर धीरे धीरे लाइंस हुई, 4-5 बार जो रिहर्सल होनी थी वो हुई, फिर विदाउट स्क्रिप्ट की, और फिर सीन शूट हुआ, फिर ऐसे। तो ये फिल्म पहले थी, ऐड बाद में थी? पहले फिल्म थी, ऐड मैंने बाद में की। तो ऐड में फिर ऐड में मैंने उनको बस सिर्फ याद कराया था कि सर मैंने आपके साथ पहले भी काम किया है। कहा तो मैंने कहा सर वो एक फिल्म थी, आप कहाँ बोल रहे हैं, मैं दुनिया को बता चुका हूं। रनवे 34। तो मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। वो उसको तो मैं खैर भूल ही नहीं सकता, वो मोमेंट को मैं भूल नहीं सकता, वो जो फील था ना उसको मैं भूल नहीं सकता, वो अलग ही था भाई। मतलब मेरे को लगता है एक एक्टर का सपना ये होता है कि या तो वो अमित सर के साथ काम कर ले, शाहरुख खान सर के साथ काम कर ले, मतलब लेजेंड्स है ना वो लोग। हाँ, मतलब जिनको आपने बहुत ज्यादा देखा है, और उनका काम बच्चे बूढ़े जवान किसने पसंद नहीं किया। तो ऐसे एक इंसान के साथ आप काम कर रहे हो जो सदी के महानायक है, उनके सामने आप खड़े हो, बैठे हो, सीन कर रहे हो भाई, एक ही फ्रेम में आप दिख रहे हो। करेक्ट। और वो छप गया भाई। वो दुनिया में छप चुका है। करेक्ट। वो तो लाइव हो गया, वो जिंदगी भर रहेगा, वो तो हो गया ना। तो वो जो फीलिंग है ना, मैं उसको बयां नहीं कर सकता पूरी तरीके से, मतलब शब्द नहीं है उसके लिए बस। और कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर के साथ या रैंडम भी कभी सिचुएशन किया एकदम से आप ब्लैंक आउट हो गए हो लाइंस को लेके या परफॉर्मेंस को लेके? मुझे जैसे वैसे तो कभी भी हो सकता है, किसी भी एक्टर के साथ हो सकता है ये। मुझे ऐसा कोई किस्सा पर्टिकुलर तो याद नहीं है इस वक्त कि ऐसा कभी कुछ हुआ हो कि हाँ कोई बीच में कोई लाइन मिस हुई हो तो उसके लिए मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वो कभी कभी हो जाता है, इंसान है ऑब्वियसली, गलती हो सकती है। तो वहाँ तक तो ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ कि हम शुरू ही नहीं कर पाए, हम स्टार्ट ही नहीं कर पाए, बात ही नहीं हो पा रही, वो ऐसा नहीं हुआ कभी भी। हाँ, लेकिन जब अमित जी के साथ सीन था उस दिन मैं बहुत प्रिपेयर्ड था, अपने आप में मतलब अपने आप को संभाल रहा था कि भाई आज कोई गलती नहीं करनी, डांट ना पड़ जाए, कोई कुछ कह ना दे। अच्छा, वो फिल्म अजय सर डायरेक्ट कर रहे थे, एंड ही इज़ वेरी कूल भाई। वो तो मतलब
इतने कूल उन्होंने, मतलब उनकी तरफ से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि मुझे सीन ऐसा करना है, मेरे को ऐसे बोलना है, या मैं ऐसा परफॉर्म करूँ, या कोई मुझे बताया गया हो कि ऐसा कर लेना, कुछ भी नहीं। वो सीन अगर आप देखोगे फिल्म में, तो वो मैंने जैसा मुझे समझ में आया, जैसा करना था मुझे, मैंने वैसा परसेप्शन था, मैंने वैसे ही किया। और उनकी तरफ से कोई वो नहीं था। और मैं बाद में सोच रहा था कि इन्होंने कुछ कहा नहीं, क्या हुआ, कहाँ अटक गए, मतलब सही चीज़ें हुई कि नहीं हुई, वो मैं बहुत कन्फ्यूजन में था। बट फिर एक एडी थे, फिर मैंने उनसे पूछा, बोले नहीं सर सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था, इसलिए कुछ कहा नहीं। उसका रिजल्ट मेरे को लग रहा है ये मिला हो ना, अच्छा लगा है तो सीधा भोला मिल गया, फिर भोला मिल गया। हाँ, ये हुआ उसका। ये बात सही है। ये इसमें ना बड़ी अच्छी बात है, एक पॉइंट है, मैं एक लाइन बोलता हूँ कि जैसे ना बहुत लोग बोलते हैं कि एक सीन से क्या होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ एक सीन से आपको पूरी फिल्म मिल सकती है। अच्छा। वो यही फिल्म है। मतलब मैंने तो ADF की यही फिल्म की थी, रनवे 34, जिनमें मेरा अमित जी के साथ एक सीन था, बट उसी सीन की वजह से एक पूरी फिल्म मिली भोला, और आपने वो फिल्म देखी है। वो प्रॉपर सीक्वेंसेस हैं। यस, तो फिर वो मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। करेक्ट। बट आपका काम अच्छा होना चाहिए बस। और मेरे को बताइए सर, मतलब जैसे एड्स में मेरे को लगता है इतना इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता, हाँ है ना, फिल्म्स में स्कोप होता है। करेक्ट। ठीक है, बट ये एक्टर का खुद का कंफर्ट होता है कि उसको अपना कंफर्ट डायरेक्टर के साथ कब देना है, कि मतलब यहाँ मैं कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए सजेशन करूँ ना करूँ, या तो खुद का कैरेक्टर होता है कि यार मैं तो कर ही लूँगा, या मैं तो कर ही देता हूँ। तो आपका कहाँ रहता है वो कंफर्ट जोन? नहीं, मैं बिल्कुल डायरेक्टर से एक्टर हूँ। मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं करता चीज़ों को। मुझे लगता है कि जैसा कि राइटर ने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, करेक्ट, तो हम उसको वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ परफॉर्म करने की। डायरेक्टर जैसा चाहता है कि आप इसको ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, तो उसी पे बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्क्रिप्ट ना आपको रिलेट नहीं कर रही होती किसी पर्टिकुलर बातचीत के दौरान, कि लग रहा है कि यार ये डायलॉग अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा। तो उस दौरान भी यही होता है कि पहले डायरेक्टर को बताया जाता है कि सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, और अगर उनको लगता है कि हाँ सही है तो बोला जाएगा, अदरवाइज लेट इट बी, ख़त्म। जैसा आपने कहा वैसा हमने कर दिया, काम ख़त्म। तो जस्ट लाइक अ कठपुतली, करेक्ट, जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए सेट पे 10 लोग हैं, हर एक्टर अगर उस तरह से इम्प्रोवाइज करने लगा चीज़ों को, तो स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी, स्क्रिप्ट कुछ और बन जाएगी। और फिर हर एक्टर की लाइन आना मतलब वो स्क्रिप्ट के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी है, तो वो भी चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि एक्टर को तो लगता है यार मेरा अगर एक सीन है मैं तो फाड़ दूं, ऑब्वियसली कोई भी चाहता है, कोई भी एक्टर चाहेगा कि उसको अगर छोटा सा मिला है तो उसको कैसे बढ़ाना है मुझे, तो वो हर एक्टर चाहता है, ऐसा नहीं है। पर समझने वाली बात है कि आपको वैसे समझना पड़ेगा कि अगर आपको इतना कैरेक्टर मिला है तो आप उतने में ही अगर जितना अच्छा कर सकते हो उससे बेटर कुछ नहीं है। हाँ, ऑप्शन आप दे सकते हो कि यार देखो मैं ऐसा चाह रहा हूँ, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, ये बेटर लगेगा कि नहीं लगेगा। डायरेक्टर चाहेगा तो रखेगा, नहीं तो कट। नहीं तो वो अक्षय कुमार का डायलॉग मार देगा, हाँ अच्छा चल, मतलब आपको मैं सिखा। हाँ, वैसे आपका जॉनर क्या है सर, मतलब सीरियस जॉनर या कॉमेडी जॉनर, या मतलब हर किसी का एक होता है ना कि मेरे को मज़ा इसमें आता है? मुझे मज़ा सब में आता है। मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं करूँगा, लेकिन लोगों ने मुझे पता नहीं क्यों कॉमेडी की तरफ ज़्यादा देखा है। उनको लगता है कि वो टाइमिंग पे मैं बहुत ज़्यादा करेक्ट बैठ जाता हूँ घुमा फिरा के, चाहे वो एक्सप्रेशन के वजह से या लाइंस जिस तरीके से मैं लेता हूँ उसकी वजह से, आई डोंट नो। तो हाँ, मतलब उस तरफ रहा है जोन ज़्यादा। लेकिन मैंने सीरियस भी किया है, लेकिन शायद वो लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचा होगा। फर्जी अगर मैं बात करूं तो फर्जी एक डिफरेंट कैरेक्टर है। अगर आप एक सीरीज़ मैंने की थी अभी धारावी बैंक, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो एक थोड़ा अलग कैरेक्टर है। तो वो कैरेक्टर्स को हम अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो अलग है। भोला में भी अलग था, भोला में कोई कॉमेडी में अलग से कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल कैरेक्टर है जो पुलिस वाला है। तो फिर खुदा हाफिज़ 2 में अगर आप देखेंगे तो पुलिस वाला वहाँ पे भी हूँ मैं, करेक्ट, लेकिन उसका बहुत अलग सा रोल है। तो ऐसा नहीं है, मतलब जैसा रोल आपको दिया जा रहा है आप कर रहे हो, और मैं उसमें खुश हूँ
कि मुझे अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रोल करने का मौका मिल रहा है तो इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती। करेक्ट। तो मेरा तो हर तरफ है। मेरे को तो अभी लगे कि दिल्ली के एक्टर को ज़्यादातर लोग पुलिस वाले क्यों बना देते हैं है ना। आप पुलिस वाले बन रहे हो, बंटी भाई पुलिस वाले बनते हैं, अपने अनुराग सर पुलिस वाले बन रहे होते हैं, बहुत तो पुलिस वाले बन रहे होते हैं जी। मैंने कहा कि आप पुलिस पर वाले। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी, मतलब मेरा चांस भी सिर्फ 2 बार ही लगा है। एक बार भोला में और एक बार खुद हाफिज 2 में। अच्छा सर, मेरे को ये जानना था जैसे मैं कोई फिल्म देख के आता था ना, तो जनरली मैं दिल्ली के एक्टर्स के साथ अगर काम किया हुआ जिनको जानता हूँ उनको फ़ोन या मैसेज कर देता था कि अरे सर ये सीन देखा, मज़ा आए थे। तो फ़ोन आते थे कि यार कितने सीन लगे हैं, कितने सीन लगे हैं। जैसे आपने बोला ना कट जाते थे सीन, तो कभी कभी होता है कि यार कट ना गया हो। बट कुछ ऐसे सीन जो मतलब कटे तो छोड़ो, जैसे मैं अगर फर्जी की बात करूं, आपका वो सीन कटा तो नहीं बल्कि उस सीन का प्रोमो यूज़ किया और वो फुल बेदर्द से उसकी प्रमोशन हुई है। करेक्ट। वो फील किया थी आपको जब देखा अरे यार मतलब कटा तो छोड़ो, इसकी तो प्रमोशन बना दी इन्होंने। बहुत खुशी हुई मुझे तो ऑब्वियसली। मतलब आप सीरीज में बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है मेरा, लेकिन जितना भी था, अगर उसी सीन, पर्टिकुलर सीन के लिए आपको वाहवाही मिल रही है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना कि मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। करेक्ट। और प्राइम वीडियो खुद उसको वो कर रहा था, प्रमोशन कर रहा था, तो मेरे लिए तो वो डेफिनेटली अच्छा था। और खुशी भी बहुत मिली कि कम से कम चलिए कुछ चीज़ें आगे बढ़ी, कुछ लोगों के पास जा रहा है कंटेंट की अपने और फेस जितना आपका दिखता है तो फिर क्योंकि ये मेरी थिंकिंग रही है कि भाई जितना आप दिखोगे उतना बिकोगे। वो हाँ करेक्ट। तो वो थिंकिंग से ही मैंने काम शुरू किया है। और मैं मतलब जो छोटे छोटे रोल भी किए ना मैंने, वो इस तरीके से ही पकड़े कि मुझे आना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो वो पैशन से ही हुआ है। और मैंने कोई ऑडिशन मिस नहीं किया, और आज भी कोई ऑडिशन होता है मैं मिस नहीं करता हूँ कि अरे नहीं मैं तो ऑडिशन नहीं दूंगा, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, मैं तो दूंगा। करेक्ट। वो मेरा काम है। करेक्ट। तो बस वो चल रहा है। मैं ऑडिशन वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। मुझे पहले एक बार बताइए सर, जैसे जी मैं फर्जी वाले जो सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, मतलब यार क्या एटीट्यूड ऐसे बैठे हैं और बोलते हैं कितने हैं, इसमें 10 लाख है, चल छोड़ के जा। तो मतलब कभी आपको ऐसा अप्रिसिएशन मिला किसी एक्टर से? मतलब कभी कभी खुद लगता है यार ये एक्टर के आगे मैंने इतना अच्छा कर लिया, मतलब या ठीक तो कर रहा हूँ, ओवर नहीं कर रहा हूँ। तो कभी आपको किसी से फ्रंट अप्रिसिएशन मिला है कि यार बहुत अच्छा किया आपने? हाँ मिला। जिस दिन जब मैंने ये वाला सीन शूट किया था, तो आपको सच बताऊं तो ये सीन पहले किसी और तरीके से शूट होने वाला था। मतलब मैं अपने ही कैरेक्टर को किसी और तरीके से दिख रहा था। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो कैरेक्टर है ये अबव है। मतलब शाहिद का जो कैरेक्टर है और मेरा जो कैरेक्टर है उसमें ज़मीन आसमान का अंदर है। मतलब बहुत इधर है और आप इधर हो। तो उसका डिफरेंस मुझे दिखना चाहिए कि आप जब बात करोगे तो वो डिफरेंस मुझे दिखना चाहिए। तो फिर वो रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे चेंज करना पड़ेगा। देन वो कैरेक्टर फिर ऐसे आया जो आप लोगों ने देखा। तो उससे क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं राज सर डीके सर दोनों साथ में डायरेक्ट कर रहे थे। तो उनको मैंने बोला कि सर मैं कुछ एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, तो मुझे आपका एडी मिल सकता है एक बार? बोले हाँ वाई नॉट। तो मैंने उनके साथ वो रिहर्सल की। शाहिद के साथ बाद में काम किया, पहले उनके साथ रिहर्सल की कि मैं ये कर रहा हूँ, और राज सर को और डीके सर को दिखाया कि ये मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो दे लाइक इट, हाँ करें गो ऑन। तो वहाँ हुआ, फिर शाहिद के साथ भी सीन हुआ। तो वहाँ से फिर अप्रिसिएशन मिला कि बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मुझे खा गए। नहीं खा नहीं गए, वैसा वो कुछ मतलब ऐसा कि अप्रिसिएशन इतना मिल गया कि क्योंकि क्या होता है ना कि शायद बहुत टाइम से इंडस्ट्री में है, तो उनका काम डेफिनेटली अच्छा ही है। तो वो तो अच्छा करते ही हैं, उसमें कोई इफ और बट नहीं है ना। लेकिन हमारे जैसे एक्टर जिनको छोटे छोटे रोल से शुरुआत हुई और फिर उसी तरफ चीज़ों को देखा जा रहा है, तो वहाँ पे आप अगर परफॉर्म करते हो और आपको कुछ अप्रिसिएशन मिलता है तो ये आपके लिए बड़ी बात है। और फिर कोई सामने से एक अच्छा एक्टर आपको देता है तो और अच्छी बात है। ये मेरे साथ धारावी बैंक में भी हुआ था। मेरा सीन है सुनील शेट्टी जी के साथ, मैं रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, उनके साथ सीन कर रहा हूँ। तो जब मेरा रिहर्सल हुआ उस सीन के लिए, तो जब वो रिहर्सल ही देख रहे थे, तो मेरी रिहर्सल में भी उन्होंने कहा कि सर रिहर्सल टेक कर लेते हैं, जो मेरे डायरेक्टर हैं। तो और फिर वो टेक भी हुआ और रिहर्सल भी हुई, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी। वो सीन शूट भी हो गया, वो सीन ओके भी हो गया। लेकिन बाद में लिटरली आप यकीन करना,
सुनील शेट्टी सर ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला था, यू आर गुड, यू आर रियली गुड। और मैंने डायरेक्टर को ऐसे पीछे पड़ के बोला था, कहाँ से लेके आया इसको? अच्छा, ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। ये लफ्ज़ मुझे सुनने को मिले, तब आपको लगता है कि मतलब आप ब्लेस्ड हो। करेक्ट करेक्ट। कि एक ऐसा एक्टर जो इतना काम कर चुका है और वो आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। मेरा एक ही एपिसोड में उसमें कैरेक्टर, लेकिन पूरा धारा भी आप मेरे उससे देखोगे अगर, तो आपको अगर वो मिल रहा है ना करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो उस तरह का आशीर्वाद, उस तरह की ब्लेसिंग, करेक्ट, और एक ऐसे लोगों से, तो फिर बात ही क्या है। करेक्ट। अच्छा, मैंने देखा है कुछ फिल्म्स में आपका मुस्टैच होती है, किसी में नहीं होती है। आपको कौन सा लुक पसंद आता आपका? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बिना मूछ और मूछ वाला ऐसा कोई सिनेरियो मैंने कुछ सोचा नहीं है। मुझे लगता है कि मूछ में थोड़ा कैरेक्टर आता है, थोड़ा आपको मैच्योर दिखते हो, और बिना मूछ के आप थोड़े फंकी दिखते हो, थोड़े मैच्योर कम लगते हो। शायद अगर मैं सीरियस रोल कर रहा हूँ तो मूछ ज़्यादा बेटर लगेंगी, और सीरियस नहीं कर रहा हूँ तो शायद मूछ अच्छी नहीं लगेगी। मेरे को तो बस वो फर्जी के बाद ये याद आ रहा है कि मतलब मैं सब कास्टिंग वालों को बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आपको सर से दाऊद वाला करेक्टर कराना चाहिए। दाऊद वाले में बहुत परफेक्ट बैठोगे आप। मैंने ना जब शुरुआत की थी, अब आपने दाऊद वाली बात छुट्टी दी है तो बता देता हूँ। तो ना मैं यूट्यूब के लिए काम करता था, क्योंकि अब काम कितना कर लोगे, हर वक्त तो आप ऐड नहीं कर रहे हो, हर वक्त तो आप फिल्म नहीं कर रहे हो, तो इसका बीच में क्या करोगे। तो यूट्यूब का जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने उस दौरान यूट्यूब के साथ भी काम किया, बहुत सारे चैनल्स के साथ काम किया, टाइम लाइनर्स के साथ किया, स्कूप वूप के साथ किया, और भी 2-3 नए चैनल से, विप्रेड हलोग्स है, उनके साथ किया। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने दाऊद ही परफॉर्म किया था। अच्छा, हाँ, एक बार मैंने किया है वो। तो देखो मेरे माइंड में अटका था यार, दाऊद वाला एक बार लोग है, दाऊद करना चाहिए आपको। सर, आपका ऑडिशन बनाने का तरीका क्या है? जैसे सब बनाते हैं वैसे ही बनाता हूँ, वैसे भी मैं, मतलब प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बनाते वैसे ही। लेकिन हाँ, इसमें मैं थोड़ा एक चेंजेस करता हूँ, कि कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई कास्टिंग वाला मुझे डिटेल्स भेजता है तो मैं उससे पूछता हूँ, और मैं जनरली उसको कोई फ़ोटो भी भेज देता हूँ कि मेरी ये लुक ठीक है, पहली बात। फिर दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि जिस जगह पे सीन बनना चाहिए, कोशिश मैं करता हूँ कि वैसा ही कुछ क्रिएट करूँ। मान लीजिए एक प्रिंसिपल का कैरेक्टर है एक ऐड के लिए, तो मैं उसमें अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के उस पर लैपटॉप ऐड करता हूँ, पर्दा पीछे नॉर्मल है, करेक्ट है ना, थोड़ा प्लांट लगा दिया, पेन यूज़ कर लिया, रजिस्टर यूज़ कर लिया, थोड़ी प्रॉपर्टी रख ली, बेसिक आर्ट तो बेसिक, हाँ, तो जिससे कि वो पूरा एक एम्बियंस लगे, वो एक सेटअप फील बने। उससे क्या होता है कि जो देखने वाला है ना, उसका नज़रिया पूरा बदल जाता है। सिर्फ वो ये नहीं दिख रहा होता कि एक एक्टर सिर्फ डायलॉग बोल रहा है, उसके साथ जब और चीज़ें मिलती है ना, तब सीन थोड़ा कंप्लीट लगता है। और कोशिश करता हूँ कि जो सामने से क्यू करने के लिए मुझे ज़रूरत है, तो मैं अपने बच्चों को यूज़ कर लेता हूँ, वाइफ को कर लेता हूँ, फ्रेंड्स को कर लेता हूँ कि भाई क्यों करो ढंग से, और उनको भी सिखा देता हूँ कि क्यों ढंग से, तो नहीं तो मेरा अच्छा नहीं आएगा। ओह यस यार अच्छा नहीं लगेगा ना। मान लीजिए आप तो सिर्फ बोल रहे हो हाँ जी क्या हाल है, हाँ, और मैं पूछ रहा हूँ और भैया ठीक हो, और वो हाँ जी बढ़िया, कितना ख़राब लगेगा। करेक्ट करेक्ट। तो वो रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा, तो मेरा ऑडिशन भी अच्छा नहीं लगेगा। तो तरीका यही है, तो उनको भी सिखा देता हूँ कि भाई देखो ऐसा बोलो जिससे मेरे रिएक्शंस अच्छे आए, अच्छा दिखूँ मैं। तो ये तरीके से बना लेता हूँ बस। फिर मेहनत भी दिखती है एक्टर की कि उसने कितनी मेहनत ऑब्वियसली। करी है। और हाँ, आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये तो सीक्रेट है वैसे मेरा, लेकिन बता देता हूँ। जब मैं ऑडिशन बनाता हूँ तो मैं ना 2-3 टेक भेजता हूँ। अच्छा, हाँ, वेरिएशन टेक्स। ओह वेरी नाइस। क्योंकि क्या होता है, आपको नहीं पता कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, कि एक ऐड का ऑडिशन है, सिंपल ऐड का ऑडिशन है, अब उसमें डायरेक्टर को क्या चाहिए आपको नहीं पता कि वो कैसा मांग रहे हैं। तो वो तो बस उनका एक व्यू आता है कि हाँ आप भेज दीजिए, एक ऑडिशन चाहिए आपका, ये वो है। अगर उनकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है तो बोलते हैं कि थोड़ा सेटल रखिएगा, या थोड़ा सा एक नॉच ऊपर रखिएगा, ऐसा बता देंगे। अदरवाइज वो कुछ भी बताएं, लेकिन मैं अपने 2-3 टेक भेजता हूँ, क्योंकि मुझे वेरिएशन टेक से फ़ायदा ये होता है
कि उनको समझ में आता है कि एक्टर के पास पोटेंशियल है करेक्ट करने का, करेक्ट। तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कोशिश करो कि जब भी आप ऑडिशन बनाओ आलस मत करो, सिर्फ एक मत भेजो, 2-3 भेजो जिससे आपको फ़ायदा हो। करेक्ट, वेरी नाइस। और सर मुझे बताइए, आपका ना मतलब कोई फैन मूवमेंट रहा है? फैन मूवमेंट मतलब मेरी तरफ से पूछ रहे हो कि कोई मेरी तरफ आ गया उसने कोई आपकी तरफ? हाँ रहा है। अभी ना कुछ दिन पहले की बात है, मैं मुंबई एयरपोर्ट पे था। मैं जैसे ही बाहर निकला तो पता नहीं टाई वाई में था एक बंदा, क्रू में था या क्या, मतलब वहीं काम करता होगा या आई डोंट नो, मतलब कैसे वो सीधा मेरे पास आया, सर लोकेश मित्तल सर। अच्छा। मैंने कहा यस सर, एक फ़ोटो ले लूँ आपके साथ? मैंने कहा ले लो। फ़ोटो भी ले ली, लेकिन मैं उससे पूछना भूल गया। मतलब मैं इतना शॉक्ड हो गया हाँ। कि वैसे मुझे लोग मिलते हैं, अब तो मिलते हैं, काफ़ी लोग मिलते हैं, ट्रेन में जाता हूँ तो मिलते हैं, इवन मैं तो घर की सब्जी लेने जाता हूँ तो भी मिल जाते हैं। मेरे साथ तो अभी ऐसा हो गया। लेकिन उस दिन मुझे ये लगा कि यार ये सीधा नाम से कैसे कोई, हाँ मतलब वही, मतलब रिकग्नाइज कर रहा है, Correct, किसी ने रिकग्नाइज कर लिया correct, कि सर हाँ, आप फर्जी में थे, हाँ, आप रेलवे मैन में थे, हाँ, आप उसमें थे, हाँ, इसमें थे, जमुना पार में थे, हाँ, उसमें देखा सर बड़ा अच्छा था। वहाँ मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं उसके लिए, लेकिन वो पर्टिकुलर एक दिन ऐसा हुआ ना जब, तो मैं थोड़ा बिल्कुल एकदम, मैं उससे पूछना भी भूल गया कि आपने मुझे कहाँ देखा था, आप कौन हो, आपने मुझे कैसे पहचाना, आप मुझे नाम से कैसे जानते हो। मैंने कुछ नहीं पूछ पाया, मैं तो शॉक्ड में बस वो फोटो खिंचवाई, सर थैंक यू सर थैंक यू, वो चला गया। और मुझे बाद में रियलाइज हुआ, अरे यार को पूछना बनता था मेरे को कि नाम से कैसे जाना यार तुमने। वो थोड़ा अलग होता है नाम से, मतलब आपकी मतलब ठीक है, करेक्टर की रिकग्निशन तो अच्छी है ही है, वो तो आ जाएगी। हाँ, वो तो ऑब्वियसली आ सकती है कि हाँ, कि एक कैरेक्टर की वजह से आपको लोग देख रहे हैं, लेकिन नाम से वो थोड़ा मेरे लिए स्ट्रेंज था। करेक्ट। तो ये आप कह सकते हो एक फैन मूवमेंट कि हाँ यार ये कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। आपका सर फेवरेट एक्टर कौन है? बहुत सारे हैं भाई। मैं एक एक्टर मेरा कोई फेवरेट नहीं है। मुझे अगर मैं बहुत पहले पीछे से चलना शुरू करूँ, मुझे दिलीप साहब बहुत पसंद, मुझे शम्मी कपूर साहब बहुत पसंद, मुझे देवानंद साहब बहुत पसंद, मुझे अमित जी बहुत पसंद, मुझे गोविंदा जी बहुत पसंद, मुझे शाहरुख खान जी बहुत पसंद, मुझे सलमान खान भी बहुत पसंद, मुझे सनी देओल भी बहुत पसंद। मतलब हर एक्टर की ना एक अपनी स्पेशलिटी है, बस आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए, वो मुझे लगता है। तो मुझे एक्टर सारे अच्छे लगते हैं, सारे अच्छे लगते हैं। मैं अब आप मुझसे किसी पर्टिकुलर का नाम लोगे ना तो मैं थोड़ा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ जिससे मैं इंस्पायर हूँ वो डेफिनेटली मेरे गुरु कह लो, कुछ भी कह लो, गोविंदा जी है जिनसे मैं थोड़ा इंस्पायर्ड हूँ। चलो फिर आप इसमें मेरे को एक्टर का नाम बता दोगे। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा आपका फेवरेट एक्टर है और ये उसका कौन सा फेवरेट सीन है तो आपको देख के मजा आता है कि यार क्या सीन था ये? कोई भी हो सकता है, सीरियस हो, फनी हो। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे जहाँ से एक एक्टिंग का आप बोलते हो ना कि कि कहाँ से आपके एक दिमाग में आया कि यार ये आर्ट आपको आना चाहिए, उस सीन को ही बताऊंगा। और वो सीन मेरे दिल के इतने करीब है और वो बहुत सारे एक्टर्स के करीब हो सकता है। एक फिल्म थी कमला हसन की जिसमें वो श्रीदेवी भी थी, थोड़ी वो पागल होती हैं, समझ गया मैं। फिर उसमें एक सीन आता है जब कमल हसन उनके प्यार में पड़ के पागल होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और वो उनको भूल जाती हैं। हाँ, ट्रेन वाला सीक्वेंस। और एक वो ट्रेन वाला सीक्वेंस है जहाँ पे वो उसको जताने की कोशिश करते हैं कि यार वो मुझे पहचान नहीं पा रही, देख मैं ये हूँ। भाई वो सीन, मतलब मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी भी मुझे ऐसे गूज़बम्स हो रहे हैं। मतलब वो सीन मेरे दिलो दिमाग पे ऐसा छाया जब वो फिल्म देखी मैंने। वो सीन के बाद तो मैं बिल्कुल फ्लैट हो गया एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार ये आर्ट कुछ और है भाई, कुछ और है। हाँ, वो इमोशन जो था वो मतलब वो उस पे ना उस पर्टिकुलर पता नहीं क्यों उसी सीन पे जाके मतलब उससे पहले भी मैंने फिल्में देखी, उसके बाद भी देखी, ऐसा नहीं है, पर पता नहीं क्यों उसी सीन पे जाके मैं अटक गया। एक होता है कि आप वहां जाके अटक गए, मैं अटक गया उस पे, उस सीन पे मैं बिल्कुल अटक गया और मेरे को समझ में आ गया कि यार ये
बिल्कुल एक अलग आर्ट है, उस पर अगर मैं मतलब अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो बस वो वहाँ पे वो मेरा फेवरेट कह सकते हो आप। सर जैसे ऑफ कोर्स आप कॉमेडी करते रहते हैं, मुझे बताइए आपकी बेस्ट कॉमेडी फिल्म कौन सी है और उसका कोई सीन जो आपको बहुत ही अच्छा याद है, बहुत अच्छा देखने में लगता है? देखिए अगर मैं कॉमेडी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि फिल्म्स में उतना स्पेस नहीं मिला मुझे यूट्यूब के लिए जो काम होता है ना, जैसे RVCJ के साथ मैंने किया, मैंने ऑलराइट के साथ किया, तो वहाँ मुझे काफ़ी स्पेस मिला है, जहाँ मुझे अलग अलग कुछ करने का मौका मिला। वहाँ पे डायरेक्टर मुझे ये नहीं कहते थे कि ऐसा वैसा, वो कहते थे कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप करो। तो वहाँ मुझे फैलने का थोड़ा मौका मिल गया था कि ठीक है यार, जो मुझे समझ में आएगा मैं करूँगा। तो वहाँ बहुत बार हुआ है। और मैंने अगर मैं आपको सिर्फ कहूँ कि मतलब एज एन फादर मेरे लिए कैरेक्टर किए मैंने, जो जैसे लड़के का बाप है तो वो कैसा करेगा, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो वो बहुत सही गए हैं, उसमें मज़ा आया करने में। तो वो वाली कॉमेडी तो खैर बहुत बढ़िया गई है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर फिल्म किसी बात करोगे तो फिल्म मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि किसी फिल्म में कुछ कॉमेडी वाला जोन बहुत ज़्यादा गया हो। हाँ, एक फिल्म अभी थी जो मैंने की है, लेकिन अभी उस वो रिलीज़ नहीं हुई है, तो उसमें तो है फिर भी। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ हुआ है। हाँ। लेकिन हाँ, इसमें काफ़ी कुछ हुआ है। और वैसे जो सीरीज़ में हुआ है जमुना पार, अगर आपने देखी हो तो जमुना पार में बहुत फनी सीन्स हैं, सीज़न 1 और हाँ अभी उसका सीज़न 2 भी हम लोग शूट कर रहे हैं। सीज़न 2 भी आएगा जमुना पार का, ये मैं बता देता हूँ। सीज़न 1 में जो उसके सीन्स हैं बहुत कमाल के हैं, मज़ेदार हैं, लोगों को बहुत पसंद आए। उनके छोटे छोटे सीन्स कट करके काफ़ी कुछ मीम बने, काफ़ी चीज़ें हुई, तो वो बहुत अच्छे सीन्स हैं, बहुत मतलब कमाल सीन है। और वैसे बॉलीवुड फिल्म्स देखते हो तो उस कोई किसी फिल्म का, मतलब किसी और कैरेक्टर का, बट किसी फिल्म का आपको कोई जो मतलब आपकी कोई फेवरेट कॉमेडी फिल्म जो आपको पसंद बहुत आती है? यार देखो, फिल्में तो बहुत सारी हैं, सिर्फ एक फिल्म का नाम तो लेना गलती हो जाएगा। उसमें एक सीन है मरा 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 मरा, वो जो उस पे लैडर पे जो शॉट है भाई, कमाल सीन है। और किसने बनाया ये मुजस्समा, भाई वो सीन भाई अल्टीमेट है भाई, वो मतलब वो अलग ही है चीज़ें, वो सीन्स तो कमाल है, मतलब उनको देख के तो खैर मज़ा ही आता है। तो वैसे सीन्स, अरे मतलब ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन एपिक फिल्म्स हैं, फनी फिल्म है, करेक्ट है ना। तो लाइट कॉमेडी फनी सब है उसमें। अच्छा, आपको आपकी लाइफ में वर्स्ट एडवाइस क्या मिली है और बेस्ट एडवाइस क्या मिली है? मुझे लगता है वर्स्ट एडवाइस यही थी कि काम कर लो, जो शायद मैं नहीं करना चाहता था। और बेस्ट एडवाइस ये थी कि फिर से शुरू कर लो, जो आपकी वाइफ ने आपको दी, जो मेरी वाइफ ने मुझे दी, और उसी की वजह से मैंने स्टार्ट किया। और कोई वजह भी नहीं थी, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कि आपके स्ट्रगल, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम स्ट्रगल पीरियड है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि उसमें आपको पैसे भी चाहिए, आपकी फैमिली भी है, वो सब भी चीज़ें देखनी है, और आपको काम भी करना है। फिर क्या होता है कि दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे सर्वाइव करोगे, आगे लाइफ कैसे चलेगी, चीज़ें कैसे होंगी। तो वो सब चीज़ें थी उस दौरान, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि चीज़ें बदलती गई धीरे धीरे, और काम थोड़ा बहुत लोगों को अच्छा आ गया, पसंद आ गया, तो काम मिलने लगा तो चीज़ें बढ़ने लग गई। ठीक है सर, हमारा एडवाइस वाले क्वेश्चन है ना, एक एडवाइस राउंड स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको एडवाइस देनी है। टू असिस्टेंट डायरेक्टर, बार बार वैनिटी लॉक मत करो, नॉक मत करो। लॉक तो आप लोग कर देते हो, हम परेशान होते हैं। वैनिटी नॉक मत करो। टू कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, कितनी बार ट्रायल लोगे? ओके। टू मेकअप आर्टिस्ट, बस भाई और मत पोतो, ज़्यादा मेकअप भी बहुत गंदा दिखता है। करेक्ट है। टू हेयर स्टाइलिस्ट, थोड़ी एक्टर की मान लो, उसको कैसे बाल पसंद है, तुम अपनी मर्जी से कंघी करके चले जाते हो, ऐसा मत किया करो भाई। ठीक है। टू कास्टिंग डायरेक्टर, एक ही बार में ऑडिशन मंगा लो ना भाई, बार बार ये थोड़ी कि सर आप ऐसा दे दो ऐसा दे दो, मत करा करो। ठीक है। टू यंग एक्टर, अपनी लाइन ठीक से याद कर लो यार। ठीक है। टू प्रोडक्शन हाउस, ये कहाँ बिठा देते हो भाई, कोई ढंग की जगह बिठाओ ना,
वैनिटी भी ऐसी दे रखी है। ठीक है। टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कितने झूठे वायदे करोगे? ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मिलता तो है नहीं। ओके। टू नेटफ्लिक्स, 200 रुपये में 4 लोगों को देखने को चाहिए। ये बढ़िया था। ओके। टू बॉलीवुड, अच्छी फिल्में कब बनाओगे? ठीक है, थोड़ा ठीक है। ये एड फिल्म इंडस्ट्री, जो हमारी एड जो लोग बनाते हैं, एक तो बॉलीवुड हो गया कि एड हो गया, एड फिल्म इंडस्ट्री को क्या दोगे? कंटेंट सोच समझ के लिखा करो, कुछ भी लिख देते हो ऐड बनाने के लिए। हाँ, मतलब पुराने टाइप की जो ऐड होती थी, एक मैसेज वाली या एक ह्यूमर वाली, वो नहीं आती हो। नहीं आती ना, वही तो कह रहा हूँ, मिसिंग है कुछ। ठीक है। टू प्रोड्यूसर, अब आपसे क्या मजाक करें, बस पैसे टाइम पे दे दो। वो यही मजाक करते हैं। ठीक है। टू डीओपी, लाइट एक बार ही चेक कर लो ना, मतलब ये अब आप इधर हो जाओ, थोड़ी लाइट ले लो, ऐसे थोड़ी चलता है। एक्टर कहाँ का कितना ध्यान रखे। करेक्ट। एक और होता है साउंड रिकॉर्डिस्ट। हाँ, तो साउंड सर आपका हाथ यहाँ नहीं लगना चाहिए, अगर मेरे को मारना ही यही है सीन में, हाँ, मैं नहीं मारूं क्या? हाँ, भाई आप एडजस्ट करो ना, कैसे करना है? करेक्ट। बूम ले लो भाई, कुछ भी करो, कुछ भी करो। सर हाथ नहीं मारना, सर रेसल हो रहा है, सर ऐसा वैसा। टू डायरेक्टर, एक ही बार में बता दो सीन कैसा करना है, कभी ऐसे कभी वैसे कभी वैसे। ऐसे कौन करता है? मरवाओगे आप। बहुत बढ़िया। सॉरी भैया, मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। मेरे मुंह से निकल गई। भाई आपने कहा था फनी फनी कर दो, हमने फनी कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा था ये एडवाइस सेक्शन। एक सेक्शन हो रहा है अभिषेक पाली टॉक्स का, मैं दिखा रहा हूँ, ये है दिस एंड दैट। और आपको या तो ये या तो वो चूज करना है। ठीक है, ठीक है। टफ कॉल। हाँ, छोटा सा ये, ठीक है। फिल्म्स और वेब सीरीज। फिल्म्स। ठीक है। फिल्म्स और एड्स। फिल्म्स। दिल्ली और मुंबई। मुंबई। डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। डे शिफ्ट। कॉमेडी सीन्स और सीरियस सीन्स। कॉमेडी। मेल डायरेक्टर या फीमेल डायरेक्टर। बोथ आई गेस, बट ओके मेल। ठीक है, बच गए। ठीक है, ओके। एक सेक्शन हो रहा है हमारा, ये है अनफिल्टर्ड बाय अभिषेक पाली। ठीक है। आपके मार्केट में कितने पैसे फंसे हुए हैं या कितने पैसे बजट के पेंडिंग है? देखिए हम कोई बिजनेस करते हैं तब भी मार्केट में पैसे फंसते हैं ना, तो हाँ ऐसे पैसे रुकते हैं, बट बाद में मिल जाते हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं है। वो होता है ना कि आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एग्रीमेंट साइन होता है कि अब डबिंग का बाद में मिलेगा आपको, डबिंग जब हो जाएगी। वो अलग बात है कि आप 5-6 महीने वेट करते हो, एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो कंप्लीट होगा, फिर उसकी डबिंग होगी, फिर आपके पैसे आएंगे जो बचे हुए हैं। बाकी इन द मीन वाइल थोड़े थोड़े करके आते रहते हैं, तो वो एग्रीमेंट का हिस्सा है, एक प्रोसेस है। क्योंकि बाद में कोई एक्टर डिनाई कर दे तो मैं तो नहीं आ रहा डबिंग पे, तो फिर अच्छा वो वैसा है ना, ऐसी कंडीशंस पे निकलते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने एज ए एक्टर कभी कुछ वियर्ड सी खाने पीने की चीज़ की डिमांड या होटल की ऐसा कुछ किया है? मैंने आज तक नहीं किया यार, करना चाहिए इवन नहीं, ये थोड़ा सा मेरे एथिक्स के खिलाफ है। आई थिंक वो मुझे ठीक नहीं लगता। हालांकि जो प्रोडक्शन जो संभाल रहे होते हैं वो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपको कुछ और खाना है या कुछ मंगाना है तो आप बता दीजिए, वो आ सकता है ये वो। हालांकि लेकिन मुझे समझ में आता है कि यार मैं अपने घर में भी तो रोटी दाल ही खा रहा हूँ ना। करेक्ट। दाल चावल खा रहा हूँ, रोटी, वेजिटेरियन भी हूँ, ज़्यादा नॉनवेज में दर ज़्यादा है भी नहीं, तो वो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्यों मतलब फालतू में पैसा खर्च करके मंगाना है जब मैं नॉर्मल दाल चावल खा सकता हूँ। खाने का कोई टेस्ट नहीं है। अगर सपोज मेरे पास खाना आया और मुझे लगा कि मैंने ये 2 चीज़ें मंगाई, ये कुछ किसी में भी टेस्ट नहीं है, तो शायद मुझे मजबूरी से बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ और मंगा दो। क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं ना, मेरे को टेस्ट तो चाहिए। हाँ, बस आप समझ लो ऐसा कुछ, बस यही तरीका है। अदरवाइज जैसा मिल रहा है, जो मिल रहा है खा लेने हैं। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई ये मंगाओ यार, ऐसा
ओके, कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रोजेक्ट किया आपने और बाद में रिग्रेट किया यार, या सेट पे आने के बाद ये कहाँ फंस गया भाई, मैं ये गलत लोगों में आ गया हूँ मैं, कि इस स्पेस के लिए मैं नहीं हूँ? मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ये मैं कहाँ आ गया, ऐसा वाला मुझे कभी नहीं फील आया कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ फंस गया। एक फिल्म थी, मैंने पहले भी बता रहा था, जो आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की एक फिल्म थी, जहाँ पे एक सीन था, मेरा सीन शूट हो गया, आनंद एल राय की पिक्चर थी वो, तो उसमें मेरा एक सीन था जो कि शूट हो गया, बढ़िया से हो गया, मैं उसी सीन के लिए कास्ट भी हुआ था, ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई। फिर उसमें एक शादी का सीक्वेंस है जहाँ पे हम लोग सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चल रहा है, माहौल बना हुआ है, तो उसमें लड़ाई भी होती है, तो उसमें भी हम इन्वॉल्व हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि सीन तो कट गया। अच्छा, सीन तो लगा नहीं, और वो वाइट शॉट रह लिया, और वो वाइट शॉट रह गया, तो मैं पीछे खड़ा हुआ दिख रहा हूँ ऐसे। अरे मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, और मुझे बाद में जब रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा नहीं यार ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो समझ में आने लगा कि आगे से ध्यान रखो, आगे से ध्यान रखना है मुझे, जब भी ऐसे कोई एक आध सीन के लिए जाऊंगा तो भीड़ में जो सीन होंगे उसमें अवॉइड कर दूंगा अपने आप को कि देखूंगा ही नहीं, बैग हाँ बैग ही दिखा दूंगा मतलब दिखूंगा ही नहीं भाई। तो वो एक थोड़ा मुझे रिग्रेट हुआ था बाद में, मैंने कहा यार ये नहीं होना चाहिए था। सीन लग जाता तो प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बाद आप दिख जाते तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सीन भी नहीं लगा और सीधे आप वैसे दिख रहे हो। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि मतलब पैसे कम मिल रहे हो तो कभी 100% देने का मन नहीं किया हो? हाँ ऐसा हुआ है। प्रोजेक्ट मत बताना। प्रोजेक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि ना कई बार मेरी एक दो बार ऐसी बात हुई थी कि आप इतने पैसे ले लो यार, इतने ले लो, तो कम होते थे तो मैंने ही आगे से बढ़ के बोलते, मैंने कहा देखिए अगर आप मुझे कम पैसे दोगे तो ये तो नहीं ना कि मैं 65% एक्टिंग कर लूँ, ऐसे तो नहीं होगा। तो जितना जैसा 100, मैं तो अपना 100% ही दूंगा ना, पैसे कम हुए या ज़्यादा हो। करेक्ट। लेकिन ठीक है, वो एक पार्ट है आपके काम का, तो कभी कम कभी ज़्यादा ये तो होगा, लेकिन ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्टिंग थोड़ी कम कर लूँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो अपने से होगा नहीं। और क्योंकि कैमरे पे आप ही को दिख रहे हो, दिखा आप रहे हो स्क्रीन पे, तो आप कर भी नहीं सकते, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, चलो एक लास्ट राउंड है, ठीक है, इसमें आपको कितने सारे राउंड बनाए इन्होंने। एक लास्ट राउंड है, इसमें आपको ना चूज करना पड़ेगा और लोगों के नाम लेने पड़ेंगे। नहीं भाई ऐसा मत करो। हाँ, ठीक है, और जल्दी भी बताना पड़ेगा, ज़्यादा मत सोचना। योर बेस्ट 3 मेल एक्टर्स। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। फीमेल एक्टर्स। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण। योर बेस्ट 3 फिल्म्स। मुन्ना भाई MBS, 3 इडियट और DDLJ। और आपके फेवरेट 3 डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। आई गेस करण जौहर, उनके साथ भी मैंने काम किया है, और करण जौहर, संजय लीला भंसाली, और एक हमारे ये राजू हिरानी। आपके फेवरेट दिल्ली के 3 मेल एक्टर्स। क्या पूछ रहे हो आप? बताओ। नरेश गोसाई एक हो गए, एक जतिन सरना हो गए, है ना, और एक मुझे लगता है बब्बू भाई, वैसे सचिन भी है, तो वो बब्बू भाई कह रहा हूँ, सॉरी बंटी भाई। हाँ, सिद्धार्थ जी। ठीक है, और 3 फीमेल एक्टर्स दिल्ली की। वंदना जी है, और हिना, और पूजा, जो मुझे लगता है कि ये 3 काफ़ी मतलब अच्छे भी हैं, काम भी करते हैं। जी, तो 5 टिप्स दे दो जो अच्छी हैं, जो यंग एक्टर्स को इमीडिएटली एप्लीकेबल करनी चाहिए अपने बिहेवियर में, अपने बतौर एक्टर। पहली बात तो अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए,
पहला। दूसरा, आपका फोकस अपने ही काम पे होना चाहिए, किसी और दूसरे काम में नहीं। दूसरा। तीसरा, आप अपने बिहेवियर पे ज़रूर काम करें, फिजिकली, मेंटली, जैसे मर्जी, और चाहे आपको योगा का सहारा लेना पड़े आप वो भी लीजिए, लेकिन इस पे काम कीजिए। 3। चौथा, अपने आप को रेगुलर पॉलिश कीजिए। अगर आप थिएटर से हैं, थिएटर में इन्वॉल्व हैं, तो आप थिएटर की तरफ ज़्यादा जाइए और अपना काम को जितना पॉलिश हो सकता है कीजिए। और जितने बड़े लोग हैं उनकी बात सुनिए, अपने सीनियर्स का कहना मानिए, उनकी बात सुनिए, उनसे सीखिए। नहीं समझ में आ रहा उनसे जाके पूछिए। 5वां, जब आपको ये एहसास होने लगे कि आप अपने काम में थोड़े परफेक्ट हो गए हो, चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, काम कैसे करना है, क्या करना है, तो अपनी बड़ों की गाइडेंस में ऑडिशंस देने शुरू कीजिए और आगे बढ़ने का अपना रास्ता बनाइए। हाँ, ऑडिशन से कभी जी मत चुराइए। अगर आपने वो किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए भी, क्योंकि फिर वही एक रास्ता है जहाँ से सबका रास्ता खुलता है। मेरा भी वहीं से था, तो मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी फैमिली बैकग्राउंड, मतलब मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कहीं एक्टिव फील्ड से कोई भी नहीं आता, तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये आपको समझना ही पड़ेगा कि आपको इसके थ्रू जाना ही जाना है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे मेरे को आपसे पूछना है कि जब एक एक्टर एक्टिंग नहीं कर रहा है जी, या ऑडिशन नहीं कर रहा है तो वो एक खाली टाइम पर है, मतलब बीच के गैप, कैसे नहीं बिल्कुल खाली, बीच के गैप में उसको क्या करना चाहिए, खाली टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए अपने ऊपर? मुझे लगता है कि ना अगर आप कुछ पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना बेटर ऑप्शन है। अगर आपको देखने का शौक़ है, जैसे मेरा जो प्रोसेस है वो देखने वाला है, मेरा पढ़ने वाला नहीं है। मैं कंटेंट देखता बहुत हूँ, फिल्में देखता बहुत हूँ, तो मुझे सीखने का मौका वहीं से मिलता है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो आजकल जैसे कोरियन सिनेमा है वो, और ईरानी सिनेमा है, भाई इतना अच्छा है। अगर आप चाहो तो उससे भी देख के भी सीख सकते हो, तो उस तरह का काम अगर आप देख के सीखना चाहो तो वो भी एक तरीका है। पढ़ना भी एक तरीका है। 2 काम जो कि आप इन द मीन टाइम जब आप फ्री हो उस टाइम पे कर सकते हो, जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो। और अपने आप को पॉलिश करने के लिए आप प्ले देखने जा सकते हो, और अपने दोस्त लोगों के साथ मिलके कोई एक्ट तैयार कर सकते हो, किसी प्ले के बारे में बात कर सकते हो। और मतलब ये इतना भी आप कर लें तो यही बहुत बड़ी बात है। मतलब और ऑडिशंस तो आपका एक प्रोसेस में है ही ना, वो तो चल ही रहे। करेक्ट। बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। मुझे बस लास्ट में ना 1-2 लोगों के नाम रिकमेंड कर दो, जिसको आप भी रिकमेंड करो कि यार आपको पॉडकास्ट जरूर करना चाहिए अभिषेक के साथ, या मुझे उनका पॉडकास्ट करना चाहिए। 2 लोग रिकमेंड करो आप। जतिन के साथ करूँ, आई थिंक मेरे ख्याल से उनके साथ नहीं हुआ। नरेश जी के साथ हुआ अभी, उनसे बात हो रखी है, होगा रखी है, तो उनसे होगा आपका। और सिद्धार्थ भाई हो सकते हैं। मैंने 2 मांगे, 3 दे दिए, मज़ा आ गया उनको तो। और अनुराग जी, अनुराग अरोड़ा जी उनके साथ आप कर सकते हो। तो डन। आई थिंक ये नाम है जहाँ पे 4 एपिसोड हो जाएंगे कि जिनके साथ आप भी कर सकते हो। मेरे को बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू, मुझे भी। बाकी आप बताओ ये कैसा लगा आपको, ये इनिशिएट हमारा? नहीं, इनिशिएट आपका बहुत अच्छा है। ये बहुत और बड़ा कैजुअल सा था, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम बहुत प्रिपेयर्ड थे। मैंने इनसे क्वेश्चंस पूछे, इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया मुझे। मैंने इनसे बार बार कहा मुझे एक आध क्वेश्चन तो बता दो, ये छुपा के रख रहे थे। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर वो नेचुरल नहीं आएंगे, जवाब वैसे नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा वैसा हो जाता है, लिमिटेड होती है ना चीज़ें। आप प्रिपेयर हो जाते हो करेक्ट माइंड से, तो वो चीज़ें मिसिंग थी। थोड़ा कैजुअल रहा, आई थिंक ये अच्छा भी था, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी बस जैसा ये बोल दो जरा, हमारे को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, इतनी चीज़ें तो बोल ही दो आप, आपकी पूरी एक्टर कम्युनिटी जाग जाए। APT अभिषेक पाली टॉक्स, APT अच्छा मैं दिखा देता हूँ ऐसे APT अभिषेक पाली टॉक्स। प्लीज़ इनके चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो कर ही दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। ये इस तरीके से कर रहे हैं ज़्यादा ठीक है, या थोड़ा सा और
इसको मज़ेदार बनाएं, कुछ अतरंगी जैसा आप करें, करना चाहो वैसे करो। लाइटें वाइटें लगाएं, कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। जैसा मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे लगता है कि थोड़ा घर जैसा हाँ। वो है ना, कि माहौल लग ही नहीं रहा कि आप बस लग रहा है बातचीत कर रहे हो पॉडकास्ट। तभी हम आपके घर ही आ गए शूट हाँ करने। ठीक है, तो ठीक है ना, सही है। चलो बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।